हमारा चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। चैप्टर का बेसिक क्या बोलता है। ऊपर ऊपर से चैप्टर को हम समझते हैं। चैप्टर का बेसिक है, हमने सबसे पहले एफएम शुरू होते ही पढ़े थे कि बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होती है, एक असेट साइड होती है। लायबिलिटी साइड दिखलाती है कि पैसा हमारे पास कहाँ कहाँ से आया है ना। और असेट साइड दिखलाती है कि जो पैसा आया है वो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो लायबिलिटी साइड जो पैसा आया है कहाँ कहाँ से आ सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट। ये जो है लंबे समय का पैसा आया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा नाम क्या है इसका, कैपिटल एम्प्लॉय। तीसरा नाम क्या है, कैपिटल। और चैप्टर का नाम क्या एक बार पढ़ना, कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि जो पैसा आया है, इनका बेस्टम बेस्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि कितना इक्विटी शेयर होना चाहिए, कितना प्रेफरेंस होना चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म डेट होना चाहिए। इसका बेस्टम बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे दिखना चाहिए बेस्टम बेस्ट, वो चैप्टर बताता है हमको। ठीक है, ये कि धंधे में कैसे अरेंज हो गए, इनका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन में जनरली डेट और इक्विटी के बारे में पूछेगा कि इक्विटी का पैसा कितना आना चाहिए, डेट का पैसा कितना आना चाहिए। जनरली होगा, बाकी पूरे भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। हमने बेसिक पढ़ लिया चैप्टर का। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, जिसमें हम सीखेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पैरामीटर। जनरल पैरामीटर क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस पर शेयर है और अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जो ओनर की वेल्थ, ओनर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। और इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो मेजर की जाती है किससे, मार्केट प्राइस पर शेयर से। तो जो भी मैनेजमेंट है ना, उस ऑप्शन से पैसा रेज करना चाहेगा, उस पर्टिकुलर सोर्स से, जो मैक्सिमाइज कर सके मार्केट प्राइस पर शेयर को। समझ रहा है। और अगर क्वेश्चन में हमको मार्केट प्राइस पर शेयर तक पहुंचने की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे। जहाँ पे भी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा वाला ऑप्शन जो है मैनेजमेंट चूज़ करेंगे, उस ऑप्शन से पैसा उठाना। क्वेश्चन में जनरली क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिचुएशन क्या होगी, हमारे पास पहले से कुछ बड़ा फंड होगा का, वो किसी कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर इक्विटी शेयर का पैसा है, प्रेफरेंस शेयर का, रिजर्व एंड सरप्लस का, डेट का पैसा, ये पुराना पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। प्लस हम कुछ एडिशनल पैसे की ज़रूरत है हमको, एडिशनल फंड दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा न्यू फंड। पूरे चैप्टर में टर्मिनोलॉजी जो है ना, डायग्राम बनेगा तो यही यूज़ करना है, ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड इज इक्वल टू न्यू फंड। ठीक है, देखो हमारे धंधे में पुराना फंड पड़ा हुआ है, हमको कुछ नया पैसा लेके आना है। हमको डिसीजन किसके रिलेटेड लेना है, इससे रिलेटेड। जो हमको एडिशनल पैसा लाना है वो किस ऑप्शन से लेके आए हम, भैया इक्विटी से उठाए, डेट से उठाए, प्रेफरेंस शेयर से उठाए, हमको इसी के बारे में डिसीजन लेना है यहाँ पे। ठीक है, डिसीजन तो इसके बारे में लेना है, लेकिन जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें डाटा पूरे बिजनेस का कंसीडर हो गए, ना केवल इसका, है ना। यानी कि पूरे बिजनेस का डाटा कंसीडर करना है, ना सिर्फ एडिशनल फंड का। इनकम स्टेटमेंट बनाते टाइम ये लाइन बनी हुई है, पूरे बिजनेस का डाटा कंसीडर करना है हमको। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें डायग्राम बनाना है हमको मस्ट, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ओल्ड फंड जो पहले से पड़ा हुआ है, अब ओल्ड फंड के अंदर ये जो हमने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के आइटम पढ़े थे ना, पूरे लिख देना एक बार, तो इससे इजीली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या प्रेजेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ छुपे हुए होते हैं कि भैया तुमको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बता दिया और 12% या कुछ परसेंट दे दिया, तो मेरे को उसके सारे प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट तक पहुँचना पड़ेगा। सेम डेट में भी हो सकता है, डेट का परसेंटेज दे दिया कि 12% डेट है और अमाउंट दे दिया इंटरेस्ट का, उसके सारे मेरे को ओरिजिनल डेट के अमाउंट पे पहुँचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ छुपी हुई चीज़ें हो सकती है, तो उसके लिए मेरे को ओल्ड फंड, हाँ, के अंदर ये डायग्राम बनाया अपन ने, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व शेयर प्लस लॉन्ग टर्म डेट, उससे मैं ये निकालूंगा। ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा न्यू फंड। अब क्वेश्चन में इसकी ईबीआईटी गिवन होगी ओल्ड फंड की, एक एडिशनल फंड की गिवन होगी, दोनों को अगर जोड़ दे तो हमारी न्यू ईबीआईटी आ जाएंगी। क्वेश्चन में हो सकता है कि इसकी एडिशनल फंड की ईबीआईटी गिवन हो, ना भी हो सकती। अगर नहीं गिवन है तो हम इस स्टेप को फॉलो करके, हाँ, कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करके डायरेक्टली न्यू ईबीआईटी तक पहुंच सकते हैं अपन। अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, हमको ये भर गिवन है, ये नहीं गिवन है, तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच सकते हैं, न्यू ईबीआईटी तक। इसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर का एक पूरा, हर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, पूरा चैप्टर इसी में समाया हुआ है फॉर्मेट में। हर क्वेश्चन में जनरली यही फॉर्मेट बनेगा हमारा। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ एमपीएस या ईपीएस, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा होगा उसी ऑप्शन से कंपनी जो है पैसा उठाना चाहेंगी। तो जैसा सेम इनकम स्टेटमेंट बनता था हम वैसे शुरुआत करेंगे, लेकिन ये चैप्टर की शुरुआत में जो है ना, शुरुआत ईबीआईटी से होती है। ठीक है,
EBIT, ये न्यू वर्ड इसके आगे अपन जोड़ेंगे नया। न्यू EBIT कौन सा वाला है? ये वाला है, न्यू EBIT है। दोनों को जोड़ने के बाद जो न्यू EBIT बनता है, ये न्यू EBIT अपन ने यहाँ पे लिखा है। हाँ, ऑप्शन लिखा अपन ने, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 में हो सकता है कंपनी के पास ऑप्शन हो कि वो इक्विटी से इतना उठा ले, डेट से इतना उठा ले, प्रेफरेंस है। ऑप्शन 2 है कि भैया पूरा इक्विटी से उठा ले। ऑप्शन 3 कि पूरा डेट से उठा ले। तो वैसे ऑप्शन लिखेंगे अपन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर में अपन लिखेंगे सबसे पहले तो न्यू EBIT। अब जो EBIT का अमाउंट है ना भाई, वो सब ऑप्शन में सेम होगा। ऑप्शन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में सेम होगा। अब EBIT से अपन माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के दो तीर निकले हुए, ओल्ड डेट का इंटरेस्ट और न्यू डेट का इंटरेस्ट। हाँ, ओल्ड डेट मतलब ये ओल्ड फंड था हमारे पास, इसमें भी कुछ डेट पड़ा हो सकता है ना। ये जो ओल्ड फंड था, इसमें भी कुछ हमारे डेट का पड़ा हो सकता है। तो जो ओल्ड डेट है उसका इंटरेस्ट है वो सारे ऑप्शन में आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन न्यू डेट का जो अमाउंट है, न्यू डेट का इंटरेस्ट का अमाउंट है जो, उसी ऑप्शन में आएगा जिस भी ऑप्शन में हम डेट से पैसा उठा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसे जो आइटम है उनके दो तीन निकालना, ओल्ड डेट, न्यू डेट। ओल्ड वाला सब में आएगा, न्यू वाला केवल उसी ऑप्शन में आएगा जिस ऑप्शन से अपन डेट के माध्यम से पैसा उठा रहे होंगे, उसी में बस इसका इंटरेस्ट लिखेंगे अपन। EBIT से अपन इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास आया अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस की, टैक्स का जो रेट है सारे ऑप्शन में सेम होगा। टैक्स माइनस करने के बाद आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस होता है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के भी दो तीर निकलेंगे, एक ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर ये ओल्ड फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से पड़ी हुई थी तो इसका जो भी डिविडेंड होगा वो सारे ऑप्शन में आ जाएगा। न्यू प्रेफरेंस शेयर, जिस भी ऑप्शन में अपन प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा रहे होगे, खाली उस ऑप्शन में बस इसका डिविडेंड आएगा। EAT में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करिए तो अपने पास आ जाता है EAE, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसको अपन डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से। इसके भी दो तीन निकलेंगे, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओल्ड इक्विटी शेयर यानी कि जो ओल्ड फंड था उसमें अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे अपन हर ऑप्शन में आएगा इसका अमाउंट। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं, जितनी भी टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल थी उसको डिवाइड कर देंगे अपन फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। ये हर ऑप्शन में आएंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिस भी ऑप्शन में अपन इक्विटी से पैसा उठा रहे होंगे, खाली उस ऑप्शन में इस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को अपन लिखेंगे जिस भी ऑप्शन में। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते कैसे हैं, ये ऐसा नहीं निकालना है, यहाँ पे अलग तरीके से निकालना है। इसको अपन निकालेंगे कैसे, जितना भी पैसा मार्केट से उठा रहे हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, कितने कितने रेट पे अपन उठा रहे हैं उसको, ये फॉर्मूला था। टोटल अमाउंट बिंग रेज थ्रू इक्विटी, कितना पैसा उठा रहे हैं डिवाइड बाय इशू प्राइस पर इक्विटी शेयर। अभी इशू प्राइस क्या बना, इशू प्राइस वही बना जो हमने चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ के आए हैं। क्या, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट तो जाता है अपने इशू प्राइस। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस इशू प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है और सेल प्राइस गिवन है, वो हमने पढ़े थे ढांचा। इशू प्राइस यानी कि इतने में इशू हो रहा है, सेल प्राइस यानी कितने में बेच रहे हैं, तो अपन इसको महत्व देंगे कि इशू प्राइस है। अगर फेस वैल्यू दी और मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस को अपन महत्व देंगे। अगर सेल इशू प्राइस भी दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है, तो खुद ही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मैं इतने में इशू करूँ तो अपन इशू प्राइस को यहाँ लिखेंगे, सेल प्राइस उसको। सेम टू सेम चैप्टर 1 की कॉन्सेप्ट जैसा है। अगर क्वेश्चन में खुद बताया है कि भैया हम नए इतने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो हमको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले से जो आंसर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और जो क्वेश्चन में दिया है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए अगर क्वेश्चन ने खुद बताया तो हम वो मान लेंगे। हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर, इस EA को डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से EPS, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा हमारे पास। अर्निंग पर शेयर को अगर हम P रेशियो से इंटू कर दें तो हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर। और ये मार्केट प्राइस जिसमें भी ज़्यादा होगा, जिस भी ऑप्शन में मैनेजमेंट जो है उस ऑप्शन से पैसा रेस करना चाहेंगी, वही हमने यहाँ पे पढ़े थे। क्योंकि मैक्सिमाइज करती है वेल्थ इक्विटी शेयर होल्डर को, इनकी वेल्थ मेजर की जाती है मार्केट प्राइस पर शेयर से। मार्केट प्राइस पर शेयर जिस भी ऑप्शन में ज़्यादा होगा उससे अपन पैसा उठाएंगे। अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया नहीं तो अपन अर्निंग पर शेयर को अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का एक फॉर्मेट हो गया, हर क्वेश्चन में यही बनेगा। अब क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 25%, अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना अपन ने पैसा लगाया उसमें कितना रिटर्न आया, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था ROI = EBIT या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, है ना। तो ये बताता है ROI कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना है हमारे पास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है हमारे पास, ये डिनोट करता है। अब अपन ने फॉर्मेट में पढ़े थे कि इंटरेस्ट में क्या लिखना, ओल्ड डेट का इंटरेस्ट, न्यू डेट का इंटरेस्ट, यहाँ पे ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल के, न्यू
इक्विटी शेयर कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स। तो अपन ये जो कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओल्ड वाले अपन यहाँ लिख दिए पूरे में, न्यू वाले जिसमें थे वो लिखे, फिर दोनों को ऐड किए, ये आया इंटरेस्ट टोटल। फिर ये टोटल इंटरेस्ट को ईबीआईटी में से माइनस करेंगे, ओल्ड न्यू दोनों को ऐड किए, टोटल आया, फिर इसमें से माइनस, सेम टू सेम इसमें भी। प्रेफरेंस शेयर का ओल्ड डिविडेंड, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड लिखा अपन ने, फिर न्यू प्रेफरेंस शेयर, जिस भी ऑप्शन में अपन न्यू प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा रहे थे उस ऑप्शन में अपन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लिख दिए, दोनों को ऐड किए, टोटल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बना, फिर ईआईटी में से माइनस किया अपन ने इसको, तो आया ईएई। सेम फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर भी, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपन। अब जो ईपीएस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ईबीआईटी है भाई, हमारे पास आया 10,000, इंटरेस्ट 30,000 आ गया, बाप रे। हमारे पास प्रॉफिट इतना पड़ा हुआ और इंटरेस्ट 30,000 रुपये आ गया, 10,000 प्रॉफिट और ब्याज 30,000 रुपये आ गया, यानी कि माइनस में आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस 20,000 रुपये। अब जो टैक्स इस पर लगना है 40% इसका होता है 8,000 रुपये। जनरली हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन क्या हुआ, हमको घाटा होने के कारण हमारा टैक्स बच गया है, ये इसको एज्यूम करना, घाटा होने के कारण हमारा टैक्स बच गया है, तो हम इसको वापस से माइनस करेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा वापस से और घाटा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, हम इसको प्लस कर देंगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा, घाटा हमारा कम हो गया, 12,000 हो गया। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना, क्योंकि 20,000 माइनस या 28,000 हो जाता, नहीं नहीं, इसको प्लस करना है, क्योंकि फ़ायदा हो गया है, लॉस कम हो जाएगा इसके कारण, हमारा टैक्स बच गया है ना हमारे लॉस होने के कारण। तो प्लस किए तो ये 12,000 आ गया, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आ जाता है 40,000 रुपये। मन में आएगा कि यार 40,000 रुपये कहाँ से दे सकते हैं, हमारे पास लॉस है, लेकिन इतना दिमाग नहीं चलाना है। 40 का पूरा अमाउंट लिख देना, माइनस माइनस प्लस करके -52,000 लॉस हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करते हैं अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ईपीएस नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन, कंपनी के पास जो है ना भाई इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 लाख की, जिसमें 10 लाख शेयर है, और इसकी अर्निंग प्री टैक्स प्रॉफिट जो है 60 लाख का है। प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब अर्निंग बिफोर ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। इसकी ईबीटी दी है कितनी, 60 लाख रुपए, और इसमें 100 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब मैनेजमेंट जो है ना अपना डाइवर्सिफाई करना चाहती है प्रोडक्शन को, जिसके लिए 50 लाख रुपए रेज करना चाहती है, और जिसकी यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड यानी कि होता है, यील्ड यानी कि होता है रिटर्न जो मार्केट से रिलेटेड है, यील्ड प्री टैक्स यानी कि ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स 40 लाख रुपए, ये गिवन है। ओल्ड फंड में क्या आ जाएगा भाई, डायग्राम बनाया हमने, ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड इज इक्वल टू न्यू फंड, टर्मोलॉजी ये यूज़ होगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड, न्यू फंड। ओल्ड फंड 100 लाख रुपए, एडिशनल फंड 50 लाख रुपए, न्यू फंड बन गया 150 लाख, ठीक है, 150 लाख। अब इसकी ईबीआईटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 60 लाख रुपए। ये इसकी ईबीआईटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 40 लाख रुपए। ईबीआईटी नहीं है, ईबीटी था, लेकिन क्वेश्चन में कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यही ईबीटी ईबीआईटी बन जाएंगी हमारी, समझ रहे हैं। इसमें भी कोई इंटरेस्ट का अमाउंट था ही नहीं कि भैया इंटरेस्ट के लिए हमारे पास कोई डेट वेट पड़ा हो, लोन वोन पड़ा हो, है ना, डेट इंटरेस्ट तो डेट में ही देते हैं, वो पड़ा नहीं है, तो यही ईबीटी हमारी ईबीआईटी बन जाएंगी। तो इसकी ईबीआईटी कितनी दी हुई थी हमारे पास, हमने यहाँ सीखे थे कि डायग्राम बनाते टाइम इसकी ईबीआईटी को ऐड कर देंगे तो न्यू ईबीआईटी बन जाएंगी। इसकी ईबीआईटी कितनी दी थी, 60 लाख, इसकी ईबीआईटी 40 लाख, दोनों को ऐड किए, न्यू ईबीआईटी बन गई 100 लाख रुपए। और ये जो है न्यू ईबीआईटी है ना, उससे शुरुआत होती है क्वेश्चन की, जो हर ऑप्शन में सेम रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट, जो फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है और कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपये। प्रीमियम ऑफ 15 रुपये, देख के क्या लगेगा यार ये 10 रुपये है और 15 में इशू हो रहा है, नहीं, ये 15 रुपये प्रीमियम है, यानी कि 10 + 15 25 रुपये पे इशू हो रहा है, 10 रुपये फेस वैल्यू प्लस 15 25 रुपये पे। देख के ऐसा लग सकता है कि 10 का है, 15 में इशू हो रहा है, 5 प्रीमियम नहीं, क्वेश्चन ने खुद बोला, ध्यान से पढ़ना, कि प्रीमियम 15 रुपये का, यानी कि 10 + 15 25 रुपये में इशू हो रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को निकालेंगे, है ना, वहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट आ सकता है इंटरेस्ट को लेके। मान लो हमको डेट उठाना है 20 लाख रुपए का, और हमको इंटरेस्ट रेट दी हुई है स्लैब रेट के हिसाब से, 5 लाख तक के लोन पे 10%, 5 से 10 लाख के बीच 9%, 10 लाख के ऊपर 8%। हमको तो उठाना है 20 लाख रुपये। हम ये एक नज़रिया ये है कि हमको 20 लाख रुपए उठाना है, तो यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, हम मान सकते हैं कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि 8% ब्याज लगेगा पूरे 20 लाख पे। लेकिन ऐसा आईसीआई सॉल्व नहीं करता है। कैसे सॉल्व करता है इसको, टुकड़े टुकड़े में, यानी कि 20 लाख के पहले 5 लाख पे 10% लगेगा, अगले 5 से 10 लाख के बीच में 9%, और अगले 10 लाख के ऊपर 8%, जैसे ही है। ये डेट 1 अपन ने माने पे है 5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से, डेट 2 है 5 लाख रुपए का 9% के हिसाब से, अगला 10 लाख का जो लोन है वो 8% के हिसाब से, टोटल 20 लाख बन गया। अलग अलग मान के सॉल्व करेंगे स्लैब रेट वाइज। 20 लाख की ज़रूरत थी, तो ये पूरा 20 लाख है, शुरू के 5 लाख पे 10%, अगले 5 लाख पे 9%, और अगले 10 लाख पे 8%, ऐसा अलग अलग मान के सॉल्व करना है, ठीक है।
अब क्वेश्चन में हमने क्या सीखे थे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आते हैं अपन कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पैरामीटर। जनरल पैरामीटर क्या था हमारे पास, ईपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर था और ईपीएस था, लेकिन क्वेश्चन खुद भी बोल सकते हैं कि ये सब छोड़ो, तो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से निकालो, तो हमको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ने बोलता रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज नॉट लेस देन 20%, पूरे बुक में एक ही क्वेश्चन था ये। तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज नॉट लेस देन 20%, ठीक है। हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, ई तक आया ये। ई में से को अपन डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, हमारे पास ईपीएस आ जाता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जिसमें भी ईपीएस ज़्यादा उसको अपन मानते थे कि कंपनी जो है इस ऑप्शन से पैसा रेस करना चाहेंगी। तो अपन को ये क्वेश्चन ने बोला है कि जो डिविडेंड देंगे 20% से कम नहीं होना चाहिए। डिविडेंड हम किस पे देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पे देते हैं, प्रेफरेंस पे भी देते हैं, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल पर गिवन है। तो अपन इस नज़रिए से सोच सकते हैं कि जो ई अवेलेबल है ना, वो इक्विटी शेयर कैपिटल के 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ये ई डिवाइड कर दिया अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड से इंटू 100, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा कि ई कितना परसेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड के। जिस भी ऑप्शन में 20% से ज़्यादा होगा वो ऑप्शन से अपन पैसा उठा लेंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आते हैं अपन। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो अपन निकालते हैं, क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डाटा भी गिवन हो सकते हैं कि जो हम अलग अलग सोर्स से पैसा लेके आने वाले हैं, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो इनकी कॉस्ट ये है, ठीक है। कॉस्ट ये है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा भाई, वहाँ पे एक जिस अलग अलग ऑप्शन का स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल KOWACC वो बनाना पड़ेगा, जिसको अपन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते थे, है ना। चैप्टर 1 में सीखे अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम, जिस भी ऑप्शन में कॉस्ट कम आएंगी, सबसे मिनिमम होगी, वो उस ऑप्शन को चुनेंगे, क्योंकि कंपनी जितना बाहर पैसा कम देंगी उतना ही ज़्यादा पैसा वो बांट पाएंगी। ये मान के जिस भी ऑप्शन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आएंगी हर ऑप्शन की, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 की, अपन ने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले, इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, जिस भी ऑप्शन में मिनिमम होगी वो अपन मानेंगे कि भैया ये वाला ऑप्शन बेस्ट है हमारे पास, ठीक है। सेम टू सेम स्टेटमेंट ऑफ WACC जो हम चैप्टर 1 में पढ़े थे वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ हल्का सा कॉन्सेप्ट पॉइंट था, अपन वो पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड। कॉस्ट ऑफ डेट दिया है 11% है, इक्विटी दिया है 13%। ये क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू डेट प्लस इक्विटी, यानी कि परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू डेट प्लस इक्विटी जो है वो ये वेट दिया हुआ है। कैसे हम स्टेटमेंट कैसे बनाते थे, सोर्स ऑफ फाइनेंस, अमाउंट, वेट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ, दोनों को इंटू करते WC। सोर्स में क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमको गिवन है 11%, 10%। अब अपन बात करते हैं अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू, यानी कि जो भी अमाउंट होगा ऑन टोटल वैल्यू, यानी कि ये डेट का अमाउंट डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेट का अमाउंट, वो कितना दिया है, इतना, यानी कि ये इसका वेट दिया हुआ है, अपन ये कह सकते हैं। और 1 में से माइनस कर दे तो इसका वेट भी आ जाएगा हमारे पास, ये वेट आ गया हमारे पास ऐसे करते हुए, ठीक है। इसका भी वेट आ जाएगा हमारे पास, इसका भी वेट आ जाएगा। अब अपन आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के पास। अगले कॉन्सेप्ट से पहले हमने पहले क्या पढ़ते हैं, हम हर क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड, न्यू फंड आ जाएगा। इसको अपन एग्जिस्टिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको अपन न्यू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक इसकी EBIT होती है, एक इसकी EBIT होती है, दोनों को जोड़ दे तो न्यू EBIT हो जाती है। हमने पढ़े थे कि इसकी EBIT क्वेश्चन में दी भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकती है। नहीं दी होगी तो हम स्टेप फॉलो करके निकाल लेंगे। अब स्टेप कौन सी है ना, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टेप्स पढ़ने के पहले एक ROI का फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT यानी कि प्रॉफिट, तो सेल्स में से VC माइनस किया, कॉन्ट्री आया, कॉन्ट्री में से FC माइनस किया, तो हमारे पास आता है EBIT, जिसको अपन प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये ROI का फार्मूला होता है, ठीक है। हमने ROI का फार्मूला रिवाइज कर लिया। अब ये अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमको, हम डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हैं स्टेप को फॉलो करके। ये यहाँ तक पहुँच, ये वाली स्टेप्स है वो 4 स्टेप्स है, इसकी 4 कदम है, ठीक है, 4 स्टेप्स है। पहली स्टेप्स में जो है ना, हम एग्जिस्टिंग ROI निकालेंगे। एग्जिस्टिंग ROI कैसे निकलेंगे, हमारे पास एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइड बाई एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। एग्जिस्टिंग EBIT क्वेश्चन में खुद गिवन होगी या उसका हिंट गिवन हो सकता है। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग फंड में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, अब इसमें कुछ भी आइटम छुपा हो सकता है, इसलिए हमने जो है ना वो ये सीखे थे कि इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मेट बना लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या आइटम जो है वह ईजिली निकल जाएंगे। वही यहाँ पे बोला गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेट,
कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वही होता है ना, पूरे कंसिस्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर ये आ सकते हैं पूरे इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस, डेट। क्वेश्चन में हमको गिवन होगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतने है, फेस वैल्यू पर शेयर इतना है, तो दोनों को इंटू करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, उससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। डेट का इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ तक डेट तक पहुँच सकते हैं अपन। ये पहली स्टेप में हमने निकाले एग्जिस्टिंग ROI। दूसरी स्टेप में हम निकालेंगे न्यू फंड की ROI, है ना। न्यू फंड की ROI कैसे निकलेंगे, एग्जिस्टिंग ROI प्लस माइनस चेंज इन ROI की। भैया पहले की ROI में इतना 2% 3% बढ़ जाएगा, क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोला है कि भैया इतना इतना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो सेम एग्जिस्टिंग ROI भी न्यू ROI बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो एग्जिस्टिंग ROI भी न्यू ROI बन जाएंगी। हमने पहली स्टेप में क्या निकाले, इसका ROI, दूसरी स्टेप में इसका ROI, फिर इसी का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर जो इसका ROI उसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले थे तीसरी चौथी स्टेप, दूसरी तीसरी स्टेप में दोनों को इंटू कर देंगे तो चौथी स्टेप में हमारा न्यू EBIT निकल जाएगा, ठीक है। हमने एग्जिस्टिंग ROI सीख लिए, न्यू ROI सीख लिए, अब न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अपन को। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाली, प्लस अपन ने की एडिशनल फंड की कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐड, माइनस करेंगे अगर हमने कोई भी रिडम्पशन कर दिए डिवेंचर विवेंचर एक्सेट्रा का, इसी में आ जाता है ये। इससे अपन माइनस कर देंगे अगर कोई भी रिडम्पशन कर दिया अपने। और ये रिडम्पशन कर दिए डिवेंचर का एग्जांपल के तौर पे, तो जो भी इसका इंटरेस्ट है ना वो इनकम स्टेटमेंट में भी नहीं आएगा, समझ रहा है। इसका अपन ने रिडम्पशन कर दिया तो इसका इंटरेस्ट है वो वहाँ पे भी नहीं आएगा। 3 स्टेप पूरी हो गई। चौथी स्टेप में क्या होगा, ये न्यू ROI आई थी और न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इनको अपन इंटू कर देंगे तो हमारा EBIT आ जाएगा, न्यू EBIT आ जाएगा। ये याद रखना कि न्यू EBIT है। हमने ये वाला स्टेप क्यों लगाए थे, क्योंकि हमको ये गिवन नहीं थी। मन में आ सकता है कि हमने स्टेप लगाए तो इससे ये आया होगा, नहीं नहीं ये नहीं आया, डायरेक्टली इससे हमको न्यू EBIT निकल गया, ये याद रखना है अपन को। 4 स्टेप फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो अपन ने एग्जिस्टिंग ROI निकाल दिए, फिर न्यू ROI निकाल दिए, फिर न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिए, दोनों को इंटू करके अपन ने न्यू EBIT तक पहुँच गए, 4 स्टेप फॉलो करके, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के बाद ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, हमें क्वेश्चन में कूदते हैं। ओल्ड फंड, रीजनल फंड, न्यू फंड। ओल्ड फंड के अंदर ये पूरे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अपन लिख के पहुंच गए। इनकम स्टेटमेंट बनाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईच 10 रुपये का है और 8 लाख इक्विटी शेयर्स है, दोनों को इंटू करें तो अपने पास इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम एडिशनल फंड के लिए पूरा पैसा अगर इक्विटी से उठाते हैं तो नंबर ऑफ कैसे निकलेंगे हमारे पास, ये डिवाइड बाय 10 को कर दो। बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत करते हैं, क्योंकि एडिशनल फंड के लिए अपन क्या करते हैं, जितना भी पैसा उठा रहे हैं यानी कि ये डिवाइडेड बाय इशू प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताया कितने में इशू कर रहे हैं, मार्केट प्राइस गिवन है तो अपन मार्केट प्राइस लेंगे। 10 से नहीं डिवाइड करना, 25 से करना, समझ गया। और 25 से भी तभी करना अगर क्वेश्चन ने खुद नहीं बताया हो कि भैया हम नए इतने इशू कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ थी, ये इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब एक और पॉइंट है इसमें, डेट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। अब ये डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, ये डेट प्लस इक्विटी क्या होता है पता है तेरे को, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें डेट और इक्विटी के अलावा पूरे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी आ जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इंक्लूड द ऑल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और डेट, ये सारे आ जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा फॉर्मूला, तो अपन जब ये लिखेंगे डेट प्लस इक्विटी, केवल डेट प्लस इक्विटी के अलावा पूरे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी अपन ऐड करेंगे नीचे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 7 में आते हैं, जिसमें अपन को बोलता है इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसे लेवल की EBIT होती है अलग अलग ऑप्शंस पे, जहाँ पे दोनों ऑप्शंस का EPS सेम होता है। ये ऐसे लेवल की EBIT होती है जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन का हमारा जो EPS है वो सेम होता है, ठीक है। EBIT हमने पढ़े, EBIT तो हमेशा हर ऑप्शन में सेम ही होता है। ये हमने जब ये चार्ट पढ़े थे, ये EBIT वो तो हर ऑप्शन में सेम होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने लिए ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है हमारे पास, तो EBIT जो है हर ऑप्शन में सेम ही होगा। और इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, दोनों का EPS भी सेम हो, ये लिखा हुआ है। इंडिफरेंस पॉइंट वाले की दो ही प्रॉपर्टी है कि दोनों का EBIT सेम होगा, और ये ऐसा EBIT होगा जहाँ पे दोनों का EPS सेम हो। तो ये याद रखना, EBIT इसका और इसका दोनों बराबर होगा, इसका EPS बराबर होगा। अब इंडिफरेंस पॉइंट हमको निकालना है, जाने की क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि भैया तुम EBIT बताओ कितने EBIT पे दोनों का EPS सेम होगा। तो अपन EBIT को X मान लेते हैं, पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। हाँ,
अब इनकम स्टेटमेंट बनाते टाइम दिक्कत क्या आएंगी, ईबीटी तक जो भी अमाउंट आया एक्स माइनस जो भी फलाना ढिमकाना परसेंट, अब टैक्स का परसेंटेज इसमें कैसे लगाऊँ मैं, तो इसको मेरे को क्या है, ये बिफोर टैक्स अमाउंट है, इसको अपन को आफ्टर टैक्स बनाना है, तो इंटू कर दूंगा मैं वाले अमाउंट को 1 - 30 है, तो मेरे पास आफ्टर टैक्स का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी ऐसे होगा। अब ये ई आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो ईपीएस आ जाता है। यहीं तक रुकना, ये याली इक्वेशन को इक्वेट कर देना। सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक्स आ जाएगा, यही बताएगा कि यही भाई देखो यही अमाउंट की ईबीआईटी है जहाँ पे दोनों का ईपीएस सेम होगा, ये हमारा निकल गया इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में खाली हमको एक ही ऑप्शन का गिवन है कि भैया इतने से हम ये यहाँ से पैसा उठाते हैं, दूसरा ऑप्शन गिवन नहीं है और क्वेश्चन बोलता है कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, तो मैं ये मान के चलूँगा कि दूसरा ऑप्शन जो है ना, एज्यूम करूँगा कि पूरा अपन इक्विटी से पैसा उठा रहे हैं। ईबीआईटी इज इक्वल टू इंडिफरेंस पॉइंट है, तो कोई भी प्लान चूज़ कर लो। अगर ईबीआईटी कम है, इंडिफरेंस पॉइंट ज़्यादा है, तो वो अपन प्लान चूज़ करेंगे जहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज कम हो। ईबीआईटी ज़्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो अपन वो प्लान चूज़ करेंगे जहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में पॉइंट था, उस पर आते हैं। ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड इजिकल टू न्यू फंड आया, इसकी ईबीआईटी गिवन थी, इसकी ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन थी कि नहीं, अपन देखते हैं। दोनों को ऐड करते हैं तो न्यू ईबीआईटी आती है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, एज्यूम नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो अपन जो एडिशनल पैसा डाल रहे फूक रहे धंधे में डाल रहे हैं, उससे कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी में तुरंत असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब है कि न्यू ईबीआईटी हमारी जीरो है, ये एडिशनल फंड की ईबीआईटी जीरो है, तो अपन ईबीआईटी प्लस इसको किए तो न्यू ईबीआईटी 15 लाख ही आएंगे ये वाली, क्योंकि क्वेश्चन में दिया जो एडिशनल फंड डाल रहे हैं तुरंत उससे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में असर नहीं पड़ रहा है। अब एक और क्वेश्चन में आते हैं अपन। इनकम स्टेटमेंट बना, जहाँ भी ईपीएस अर्निंग पर शेयर आ रहा था, हमने उसको मान लिया कि भैया जो कंपनी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ से पैसा उठाना चाहेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि इसके बाद दूसरे नंबर की रैंक पे ये आ रहा है, ये कब बेस्ट होगा, इसको अपन कब मान सकते हैं कि यहाँ से ही पैसा उठाया जा सकते हैं, बेस्ट होगा, है ना। इसके लिए हमको दोनों के बीच में डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करेंगे कि कितनी ईबीआईटी पे दोनों का ईपीएस सेम होगा, है ना। तो हमारे पास इंडिफरेंस पॉइंट की ईबीआईटी आ जाएंगी कि दोनों का ईपीएस इस पे सेम होगा। हाँ, ईबीआईटी आई कि दोनों का ईपीएस इतने पे सेम होगा, यहाँ पे मान के चल, और पहले से इतनी दी हो, यानी कि इसको अपन को यहाँ तक लाना है, न्यू वाली तक। दोनों को अपन ने माइनस किए, जो इंडिफरेंस पॉइंट वाली ईबीआईटी और एग्जिस्टिंग ईबीआई, यानी कि इतनी सी ईबीआईटी को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये वाला ऑप्शन भी बेस्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन बोलता है। अगर अब इस चैप्टर में मेन बात एक और है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लान है ए बी, इक्विटी शेयर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 50%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्लान ए हमारे पास क्या है, यहाँ से उठा ले पूरा पैसा इक्विटी से। प्लान बी है इतना 50% इससे, 50% इससे, एडिशनल फंड 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ डेट और प्रेफरेंस शेयर 8%। हमारे दिमाग में आएगा कॉस्ट ऑफ डेट, हमने जो उसमें पढ़े थे, यानी कि केडी दिया हुआ है। केडी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला था केडी का, केडी इज इक्वल कॉस्ट ऑफ डेट ने इंटरेस्ट 1 - टी। हम वो मान सकते हैं कि ये दिया हुआ 8%, और ये फॉर्मूला आके इंटरेस्ट तक पहुँच सकते हैं। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट इतना दिमाग नहीं चलाता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई ना, ये मान लेते हैं कि भाई ये डायरेक्टली इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया है, कि जो हम ये उधारी का पैसा उठाने वाले हैं उसका इंटरेस्ट जो है 10% है। इंस्टीट्यूट इसको यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज गिवन है यही मान लेता है, कॉस्ट ऑफ डेट को काट देता है और यहाँ पे मानते हैं कि इंटरेस्ट गिवन है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करता है वो इतना दिमाग लगाता ही नहीं, वो खुद बोलते हैं कि भैया डायरेक्टली इंटरेस्ट का परसेंटेज गिवन है, ऐसे सॉल्व करता है। अब क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान इन डिफरेंस पॉइंट, अलग अलग ऑप्शन के बीच में इन डिफरेंस पॉइंट, तो पहले इनके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस पॉइंट निकाल देंगे अपन। अब क्वेश्चन में कैसी सिचुएशन आ सकती है सॉल्व करते करते कि ये दोनों कट रहे हैं भैया हमारे। जनरली क्वेश्चन में होता है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो अपन सॉल्व आगे पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी दोनों प्लस प्लस में कट सकते हैं, तो अपन यहाँ लिखेंगे इंडिफरेंस पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। हर क्वेश्चन में सिचुएशन आएगी कि दोनों कट जाए, लेकिन काटना नहीं है, क्योंकि तभी तो हमको वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर आ गए, दोनों माइनस प्लस प्लस में ये दोनों कट रहे हैं, तो इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। एक पॉइंट इसको इधर लेके आएंगे तो जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है मेरे को। प्रोजेक्ट एक्स फंड रिक्वायरमेंट है 6.5 लाख की, यानी कि एडिशनल फंड जो है 6.5 लाख रुपए का है। अब 6.5 लाख रुपए में से हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 40% डेट और 60% इक्विटी, ये रेशो गिवन है। तो ऑप्शन ये है कि 40% इसका डेट से उठा लो, 60% इक्विटी से उठा लो। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट वाई के बारे में भी लिखा हुआ है। तो भाई देख, प्रोजेक्ट एक है, कॉस्ट ऑफ डेट भी है इसमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, दो निकलेंगी हमारी।
तो हमको 2 है, लेकिन हमने WACC भी सुने, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमको यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, समझ रहे हैं। अभी वाले क्वेश्चन में आते हैं अपन। फाइंड आउट विच अल्टरनेटिव शुड बी रिकमेंड विथ रेफरेंस टू द रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व। रिस्क यानी कि लीवरेज की बात कर रहे हैं, DOL, DFL, DCL। रिटर्न यानी कि EPS की बात कर रहा है। इस बेसिस पे अपन को डिसीजन लेना है। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि भैया एग्जिस्टिंग जो हमारा आउटपुट 1 लाख यूनिट है, सेलिंग प्राइस 40 रुपये, VC 20 रुपये, FC 10 लाख रुपये। ये ओल्ड फंड के बारे में दिया हुआ है। नहीं, ओल्ड फंड यानी कि ये अभी एग्जिस्टिंग डाटा है, ठीक है। अभी आला फॉर्मेट बनाया है हमने, ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड इज इक्वल टू न्यू फंड। ओल्ड फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल सरप्लस डेट और करंट लाइबिलिटी नहीं आती, करंट लाइबिलिटी को काट देना, काटा मार देना। इसका टोटल हुआ 25 लाख रुपये। एडिशनल फंड की ज़रूरत है हमको 10 लाख रुपये। न्यू फंड हो गया हमारा 35 लाख रुपये। अब कंपनी जो है ना एक्सेप्ट करती है कि आउटपुट 50% बढ़ जाएगा, FC 5 लाख बढ़ जाएगा, VC 10% गिर जाएगा। एग्जिस्टिंग डाटा में हमने ये सब अप्लाई कर दिए और सॉल्व कर दिए, यानी कि एग्जिस्टिंग डाटा था, अपन ने ये सब अप्लाई किए, 40-40 रहेगा, VC अपन ने 10% गिरा दिए, FC को 5 लाख से बढ़ा दिए, 15 लाख कर दिए, और फिर आउटपुट भी बढ़ा दिए। पहले 1 लाख था, 50% बढ़ाने के बाद 1.5 लाख। फिर जो इनकम स्टेटमेंट बनाएगा पूरे डाटा को कंसीडर करते हुए, तो इससे न्यू EBIT आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। न्यू EBIT आ जाएगा डायरेक्टली हमारे पास। ऐसा नहीं कि इसका EBIT अलग फिर इसका EBIT ऐड करके न्यू EBIT, नहीं। इसका एग्जिस्टिंग डाटा दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि इतना इतना चेंजेस होगा, दोनों को अपन ने चेंज मिला के सॉल्व कर दिए, तो डायरेक्टली न्यू EBIT आ गया, ठीक है। अब इस चैप्टर में ना मेनली क्या है, ये फॉर्मेट बनेगा, ये वाला फॉर्मेट हर क्वेश्चन में बनेगा। और ये फॉर्मेट भी बनाने के पहले मेरे को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, ओल्ड फंड पर एडिशनल फंड, न्यू फंड, फिर इसकी EBIT, फिर इसकी EBIT, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो न्यू EBIT देख लूँगा ये क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। नहीं गिवन है तो मैं स्टेप्स को फॉलो कर लूँगा। 4 स्टेप्स ही मेरे पास, एग्जिस्टिंग ROI निकालो, फिर इसकी ROI निकालो, फिर इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, दोनों को इंटू कर दो, तो हमारे पास न्यू EBIT आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मेट बनेगा, और इसमें भी ये याद रखना कि 2 तीर निकले, 2 तीर निकले, 2 तीर निकले, बस पूरे चैप्टर में यही था हमारा। और बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन करते करते ये सब, हर क्वेश्चन में पूरा तो नहीं आना है, कुछ कुछ पॉइंट ही आना है, तो याद ईजिली आ जाएंगे। तो मेनली हर क्वेश्चन की शुरुआत में जो है ना, वो डायग्राम बनाना है हमको, कौन सा वाला, ये वाला, और ये फॉर्मेट बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो गया चैप्टर।